पढ़ते हैं एक एक करके सर्किट। पहला है आर सर्किट, रेजिस्टेंस सर्किट, आर सर्किट। इसमें कैसा है कि एक रेजिस्टेंस लेते हैं और इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। तो एसी सोर्स से जो कनेक्ट करें उसकी वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी मैंने लिखा। तो जो करंट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो V नॉट बाय रेजिस्टेंस साइन ओमेगा टी। V नॉट बाय रेजिस्टेंस को ये I नॉट बोलेंगे, ये I नॉट साइन ओमेगा टी है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। दोनों को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि सेम फेज में है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 0 डिग्री का, मतलब दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों सेम फेज है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों सेम फेज में। अगर फेजर डायग्राम इसका बनाए तो मान लीजिए ये वाला वोल्टेज का फेजर डायग्राम है, तो करंट भी इसी की तरफ होगा। करंट की वैल्यू थोड़ी कम होगी क्योंकि रेजिस्टेंस से हम डिवाइड करके करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, बराबर, इसलिए वोल्टेज से थोड़ा सा कम होगा। अगर मान लीजिए ग्राफ बनाया जाए, वेव डायग्राम, ये हुआ फेज डायग्राम, ये हुआ फेज डायग्राम, और अगर वेव डायग्राम बनाया जाए, वेव डायग्राम बनाया जाए तो देखो वोल्टेज के इक्वेशन में साइन थीटा है, तो साइन थीटा वाला ग्राफ जो है हो गया वोल्टेज का इक्वेशन V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट के इक्वेशन में भी साइन थीटा है, ठीक है। और कोई फेज डिफरेंस है नहीं, तो मतलब इसके पैरेलल ही चलेगा, यहीं से पास करेगा करंट भी, लेकिन बस उसकी वैल्यू, अगर ये वैल्यू V नॉट है तो करंट I नॉट मान लीजिए ये हो जाएगी, ये वैल्यू थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है, वैल्यू थोड़ा नीचे, बाकी ऐसे ही चलेगा, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये हुआ आर सर्किट, रेजिस्टेंस सर्किट। अभी लिखना मत, समझ लो पूरी बातें। फिर है कैपेसिटर सर्किट, सी सर्किट, मतलब हमने एक कैपेसिटर लिए और उसे एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो जो कैपेसिटर लिए इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किए, तो कैपेसिटर यहाँ जो वोल्टेज हुआ V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको करंट की वैल्यू लिखनी है इस सर्किट में, तो करंट की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस V, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो माइनस Q बाई सी, बराबर, इक्वल टू 0। तो किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, प्लस वोल्टेज माइनस Q बाई सी इक्वल टू 0। ये बात समझा कि आपको, बताओ ये समझा कि नहीं समझा। यहाँ से मान लो कि मैं यहाँ गया तो प्लस वोल्टेज उस वक्त V है, तो इधर से इधर जा रहा हूँ तो हाई से लो, कैपेसिटर में वोल्टेज होता है चार्ज बाय कैपेसिटेंस, और चूंकि प्लस से माइनस जा रहा है इसलिए माइनस लिखा, बराबर। अब इससे इसके बेसिस पे Q बाई सी इक्वल टू लिख सकता हूँ वोल्टेज, वोल्टेज मतलब V नॉट साइन ओमेगा टी, यहीं से Q इक्वल टू लिख सकता हूँ C इंटू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये चार्ज का रिलेशन आया टाइम के हिसाब से, पर हमको करंट का रिलेशन चाहिए, तो कैसे करेंगे बताओ, इसे डिफरेंशिएट करके, बराबर, चार्ज को डिफरेंशिएट करते तो करंट आता, तो करंट इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो जैसे मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो ये टर्म तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और टाइम का जो कोफिशिएंट ओमेगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा C इंटू ओमेगा इंटू V नॉट कॉस ओमेगा टी। अब देखो I इक्वल टू, इसे मैं ठीक से लिखता हूँ V नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, ऐसे लिखता हूँ, इंटू कॉस ओमेगा टी। मैथमेटिकली सही है, तो देखो ये फॉर्मूला अगर मैथमेटिकली सही है तो डायमेंशन के हिसाब से भी सही होना चाहिए, तो ऊपर वोल्टेज है तो नीचे वाला रेजिस्टेंस के जैसा होना चाहिए, बराबर, तभी टोटल वैल्यू करंट के जैसा होगा, क्योंकि लेफ्ट का डायमेंशन करंट का है तो राइट का भी डायमेंशन किसका होना चाहिए, करंट का होना चाहिए। मतलब ये जो वैल्यू होगा V नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, वो वैल्यू करंट I नॉट के बराबर होगा, बराबर है। इसका मतलब ये जो है रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। ये जो 1 बाय ओमेगा सी है, ये जो 1 बाय ओमेगा सी है, इसे XC से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब कैपेसिटिव की वो प्रॉपर्टीज जो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को रोकता है, रेजिस्टेंस के जैसा शो करता है, उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ जो I, इसको अगर I नॉट लिख दूंगा तो I इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं पहले V नॉट बाय एक्स
सी इंटू कॉस ओमेगा टी, इसको लिख देता हूँ आई नॉट, तो आई इक्वल टू हो गया आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी है साइन ओमेगा टी, दो अलग अलग है। वोल्टेज का जो इक्वेशन था उसमें साइन ओमेगा टी है, करंट के इक्वेशन में क्या आया कॉस ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस अगर देखना है तो कॉस को भी किस में लिखना है, साइन में कि कॉस में। इसको भी साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको साइन में कन्वर्ट करता हूँ मैं। आई इक्वल टू लिखता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। बताओ साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, क्या ये कॉस ओमेगा टी के बराबर होगा? हाँ या ना? साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, उसी को मैंने लिखा साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब इस दोनों के बीच का देखो ध्यान से, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस 90 डिग्री बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, बराबर है। कोई दिक्कत किसी को? अगर फेजर डायग्राम में बनाऊं, मान लो ये वोल्टेज का डायग्राम है, तो करंट जो है उससे 90 डिग्री आगे होगा। ये करंट 90 डिग्री आगे हो जाएगा, लीड करेगा। करंट क्या किया इसने, ऐसा बोलेंगे, यहाँ प्लस 90 है ना, इसका मतलब करंट 90 डिग्री क्या है, करंट लीड बाय कितना डिग्री, 90 डिग्री विथ वोल्टेज। वोल्टेज से करंट लीड करेगा 90 डिग्री से। अगर इसी का वेव डायग्राम बनाए, ये तो फेजर डायग्राम हुआ, अगर मान लीजिए वेव डायग्राम बनाना है अपन को, तो पहले मैं साइन थीटा, देखो पहले वोल्टेज का ग्राफ बनाता हूँ। वोल्टेज का ग्राफ कैसा होगा बताओ? साइन थीटा, वोल्टेज के इक्वेशन में साइन थीटा, तो साइन थीटा वाला ग्राफ वोल्टेज का हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया वोल्टेज का, ठीक है। अब करंट का ग्राफ बनाना है। करंट का ग्राफ में कॉस थीटा है, बराबर। जब t 0 रख देंगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1। तो करंट जो होगा अपने मैक्सिमम वैल्यू से शुरुआत होगा, मतलब यहाँ से शुरुआत होगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0 हो जाएगा, जब वोल्टेज 0 है तो करंट उल्टे साइड में मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0 हो जाएगा, फिर ये 0 है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसा। ये ग्राफ हुआ करंट का। बात समझा आपको? डायग्राम मतलब वो कॉस थीटा का ग्राफ है। साइन थीटा का ग्राफ मैंने बनाया वोल्टेज के लिए, कॉस थीटा का मैंने ग्राफ बनाया करंट के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ओरिजिन से, अगर मान लीजिए इस ओरिजिन पे देख रहे हैं, तो ये वाला ग्राफ अगर पीछे से जाएंगे तो ऐसा होगा। कभी कभी ग्राफ भी दे देगा तो आपको ये पता करना है कि वहाँ कौन सा चीज़ लीड कर रहा है, कौन सा चीज़ लैग कर रहा है, ठीक है। तो आपको उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, रहने देते इसको। ये हुआ वेव डायग्राम सी सर्किट का। अब इसी तरीके से इंडक्टर सर्किट पे चलते हैं, एल सर्किट पे चलते हैं। तो मैं एक इंडक्टर लेता हूँ, उसे एसी सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ। एसी सोर्स बोले तो वोल्टेज का इक्वेशन V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी मैंने लिखा, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी मैंने लिखा। अब इसके बेसिस पे हमको यहाँ पर ये इंडक्टर जो L है उसकी इंडक्टेंस मान लो L है, तो इसमें क्रिचॉफ्स लॉ लगाते हैं। क्रिचॉफ्स लॉ अगर लगाएंगे तो देखो ये माइनस मान लो, ये प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ऐसा इसमें करंट गया। तो बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, V, इसके अक्रॉस माइनस एल डी आई बाई डी टी। EMF कितना होता है इंडक्टर के अक्रॉस, EMF अक्रॉस इंडक्टर कितना होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 0। तो यहीं से देखो एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, ये वोल्टेज। वोल्टेज बोले तो वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहीं से आप देखो ध्यान से, डी आई की वैल्यू कितनी हो गई, ये एल से डिवाइड होगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो करंट आ जाएगा। पहले डिफरेंशिएट करके करंट आया था, क्योंकि पहले इक्वेशन किसका आया था, चार्ज का। अभी इक्वेशन किसका आया, डी आई का। तो हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आई आ जाएगा। तो आई इक्वल टू देखो ध्यान से, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये माइनस वी नॉट बाय एल, और जो कोएफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड। और ये क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी, बराबर। तो ये आई इक्वल टू देखो वी नॉट बाय ओमेगा इंटू एल माइनस साइन के साथ कॉस ओमेगा टी हो गया। अब ये जो ओमेगा एल है उस वो रेजिस्टेंस के जैसा होगा,
जैसे वहाँ 1/ωc आया था नीचे में, यहाँ डायमेंशनली करेक्ट तब होगा जब ये करंट है तो इधर भी करंट होना चाहिए, और इधर करंट होने के लिए वोल्टेज है तो ये रेजिस्टेंस के जैसा होना चाहिए। तो ओमेगा एल यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, उसे XL से डिनोट करते हैं, XL से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया ओमेगा इंटू एल। इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर की वो प्रॉपर्टीज जो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को रोकता है, अवरोध पैदा करता है, उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका फॉर्मूला था ओमेगा इंटू एल। ओमेगा बोले तो 2πf, ओमेगा बोले तो 2πf, और एल बोले तो इंडक्टर जो हेनरी में हम लोग लेते हैं, बराबर। तो ओमेगा इंटू एल इसका हो गया। तो अगर इसे मैं लिख दूं तो आई इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ, -V0/XL इंटू कॉस ओमेगा टी, और इसको फिर लिख दिया I0। तो जो करंट का इक्वेशन आया वो क्या आया, I इक्वल टू -I0 कॉस ओमेगा टी। इसे मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ, I इक्वल टू देखो I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ऐसा मैं लिखता हूँ। बताओ क्या ये मैथमेटिकली सही है? साइन में माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, बराबर। तो 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो 90 माइनस थीटा को मैंने थीटा माइनस 90 कर लिया ताकि ये माइनस अपने आप उसमें एब्जॉर्ब हो गया, बराबर। क्योंकि साइन में आप सब जानते होंगे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा, बराबर। कोई दिक्कत किसी को? तो 90 माइनस थीटा को माइनस थीटा माइनस 90 लिख लिया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आया कितने का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, जिसमें करंट में माइनस लगा हुआ है। तो करंट इसका मतलब पीछे है। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि करंट जो है लैग बाय 90 डिग्री विथ वोल्टेज, वोल्टेज के साथ करंट जो है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज का ये डायग्राम है, फेजर डायग्राम, तो करंट जो है इधर की तरफ होगा, करंट थ्रू इन इंडक्टर ऐसे 90 डिग्री से पीछे है। ये हुआ इसका फेजर डायग्राम। अब अगर वेव डायग्राम बनाएंगे तो वेव डायग्राम में देखो पहले वोल्टेज का बनाते तो वोल्टेज का इक्वेशन तो साइन थीटा के हिसाब से चलेगा, ये हो गया वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब करंट का इक्वेशन लिखना है तो देखो ध्यान से, टाइम की जगह 0 रख देते, टाइम की जगह 0 रखेंगे इस वाले में तो कितना हो जाएगा cos 0 1, तो ये वैल्यू -I0। मतलब जो ग्राफ पहले वाले में ऊपर शुरुआत हुआ था वो कहाँ शुरुआत होगा, नीचे से शुरुआत होगा, बराबर। यहाँ जब 0 था वोल्टेज तो करंट यहाँ नीचे की तरफ मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम है तो ये 0, जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम, फिर जब ये मैक्सिमम है तो ये 0, फिर ये 0 है तो मैक्सिमम, ऐसा मैक्सिमम है तो 0, ऐसा ग्राफ करंट का बनेगा माइनस कॉस थीटा का। इतना सब तो आपको लोगों का आता ही होगा ना। तो ये हुआ करंट का ग्राफ, I इक्वल टू -I0 कॉस ओमेगा टी, बराबर। अब दोनों को ध्यान से देखो तो आपको समझ जाएगा, दोनों ग्राफ को ध्यान से देखो। ओरिजिन से जो पास किया और जो ग्राफ ऊपर से पास किया, मान लो ये ग्राफ A है, ये ग्राफ B है और ये ग्राफ C है, तो ग्राफ यहाँ ओरिजिन वाले y एक्सिस को देख करके आप बता सकते हो कि कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा। जो ओरिजिन से ऊपर है वो लीड कर रहा है, जो ओरिजिन से नीचे है वो लैग कर रहा है। कई बार ऐसा ग्राफ बना के दे देगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन कर रहा है, B जो है वो लीड कर रहा है और C जो है वो लैग कर रहा है, बराबर। यहाँ y एक्सिस को देखते हैं और y एक्सिस में ओरिजिन से जो सब ऊपर है वो ओरिजिन वाले से आगे चल रहा है और जो सब नीचे है वो ओरिजिन वाले से पीछे चलता है, बराबर। मतलब लैग कर रहा है और लीड कर रहा है। ये बात आपको ग्राफ के हिसाब से कर देगा तो आपको समझना पड़ेगा y एक्सिस के ऊपर जो ओरिजिन से ऊपर है वो लीड कर रहा है और जो ओरिजिन के नीचे है वो लैग कर रहा है, बराबर। अब ये तीनों बात को अगर समराइज करें ध्यान से फेजर डायग्राम में तो क्या समझ में आया, तीनों फेजर डायग्राम को एक साथ अगर लिखने का प्रयास करें तो आपको ये समझ में आएगा कि करंट इन रेजिस्टेंस और वोल्टेज इन रेजिस्टेंस, वोल्टेज इन रेजिस्टेंस और करंट इन रेजिस्टेंस सेम फेज में है। ये बात समझ में आया, बराबर। कैपेसिटर में जो करंट होगा वो 90 डिग्री से क्या किया, लीड किया। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी इधर की तरफ ही होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC, इसे हम IC इंटू XC ऐसा लिख सकते हैं। X मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। और इंडक्टर का जो करंट है वो क्या किया, IL का तरफ इधर, ये 90 डिग्री से क्या हुआ, लैग हुआ। तो जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो हो जाएगा I
इंटू एक्सएल, बराबर। तो आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेगा इसके ऊपर कि कौन किसके साथ कितना डिग्री के फेज डिफरेंस में है। तो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस के साथ 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में, करंट ऑफ कैपेसिटर करंट और इंडक्टर करंट, बस कैपेसिटर करंट आगे है और इंडक्टर करंट पीछे है। बोलेगा कैपेसिटर करंट और इंडक्टर करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, बताओ कितना है फेज डिफरेंस। इसके और इसके बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। तो ऐसा पूछेगा कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में कितने का फेज डिफरेंस है, तो क्या बताओगे 180 का, बराबर है। इतनी बात जम गया, चलो लिखो। चलो लिखो लव ट्रायंगल। क्यों हंसी आ रही है आप लोगों को? ये मान लो रेजिस्टेंस है, ये है एक्सएल माइनस एक्ससी, जिसमें एक्सएल का मतलब ओमेगा इंटू एल, एक्ससी का मतलब 1/ओमेगा-c। इसका भी जो यूनिट होगी ओम होगी और इसका भी यूनिट जो होगा वो ओम होगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस का ही काम करता है। तो ये जो दोनों का रिजल्टेंट नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, इसे जेड कहते हैं। ये जेड हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इसे जेड को कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस। एसी सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसे कहते हैं इम्पीडेंस। इसका भी ऐसा यूनिट ओम ही होगा, ओम ही होगा। मैंने एक्सएल माइनस एक्ससी इसलिए किया क्योंकि एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के फेज पे है, इसलिए अगर एक को प्लस लिखेंगे दूसरे को माइनस, तो एक्सएल माइनस एक्ससी। तो ये वाला जो है इसे मैं कहता हूँ फेज डिफरेंस। ये जो फाई है वो एक्चुअली में फेज डिफरेंस हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। मतलब हमें इस ट्रायंगल के अंदर जो बातें हैं वो लिख रहे हैं समराइज करके, इसके बेसिस पे सभी सर्किट बना सकते हैं, जो पहले 3 बनाए वो भी और आगे जो बनाएंगे वो भी। इसमें करंट का इक्वेशन यूज करता हूँ, I इक्वल टू आई नॉट, पहले वोल्टेज का यूज कर लेता हूँ, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट का इक्वेशन यूज करते हैं वो लिख लेता हूँ I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, जहाँ पर फाई मैंने ऐसा बोला और फाई निकालना हो तो 10 फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, परपेंडिकुलर एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। तो यहीं से फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। ये हो गया फाई का इंफॉर्मेशन। यहीं पर एक टर्म आगे चल के आएगा, उसे कहते हैं पावर फैक्टर। पावर के फॉर्मूले में जो मल्टीप्लिकेशन रहता है उसे कहते हैं पावर फैक्टर, वो होता है cos फाई। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R बाय जेड, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, R बाय जेड। अब आप देखो इतनी डेटा से पुरानी तीनों सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। पहले जैसे R सर्किट में गए थे, पहला वाला जो सर्किट था R सर्किट था, R मतलब ना तो इंडक्टर था ना ही कैपेसिटर था, बराबर। तो एक्सएल भी 0 और एक्ससी भी 0, उस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ R है। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू देखो 0 बाय आर, क्या हो जाएगा ये 0। तो 10 फाई की वैल्यू 0, इसका मतलब फाई की वैल्यू कितना डिग्री 0 डिग्री, और यहाँ 0 रख दोगे तो करंट का इक्वेशन क्या आएगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों का फेज सेम था, इक्वेशन भी यही था। आई नॉट का मतलब क्या होगा, आई नॉट का मतलब आप ध्यान रखो, आई नॉट मतलब वी नॉट बाय जेड, जेड बोले तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ये हुआ आई नॉट की वैल्यू। अब मैं सी सर्किट में जाता हूँ। सी सर्किट जो पहले बनाए थे उसके बारे में बात करें। सी सर्किट मतलब ना तो उसमें रेजिस्टेंस था ना ही उसमें इंडक्टर था, बराबर। तो इंडक्टर नहीं था मतलब एक्सएल की जगह पे क्या लेना है 0, और रेजिस्टेंस की जगह भी क्या लेना है 0। तो देखो इसके जगह 0 लेना है, ये है माइनस एक्ससी, और इसके जगह 0 लेना है सी सर्किट में। 0 माइनस एक्ससी क्या हो जाएगा बताओ,
माइनस एक्स सी, और रेजिस्टेंस की जगह जीरो लेना है तो माइनस एक्स सी बाई जीरो क्या होगा बताओ। किसी भी चीज़ में जीरो से डिवाइड करते तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये हो गया माइनस एक्स सी सर्किट के केस में माइनस एक्स सी बाई जीरो, तो माइनस एक्स सी बाई जीरो मतलब इनफाइनाइट, तो प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बताओ। आप लोग सोच नहीं पा रहे। सी सर्किट में जब गए तो एक्स सी एक्स एल की जगह जीरो, आर की जगह जीरो, एक्स सी बस बचेगा 1 बाय ओमेगा सी। तो बताओ टेन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो माइनस एक्स सी बाय जीरो। तो बताओ ये प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट वैल्यू कौन सी डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे। इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस 90 की प्लस 90, माइनस 90 लिखना पड़ेगा बराबर। अब अगर माइनस 90 लिख लिए कैपेसिटर सर्किट में तो फाई की जगह माइनस 90, और फॉर्मूला का एक माइनस यहाँ है, दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस 90 बराबर है। तो प्लस 90, तो इक्वेशन कैपेसिटर सर्किट में क्या था बताओ, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 था, आ गया बराबर। जहाँ आई नॉट की मतलब वी नॉट बाई जेड, जेड मतलब ये जीरो, ये भी जीरो, माइनस एक्स सी का स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर, रूट का बाहर आ जाएगा तो वी नॉट बाई एक्स सी, वही वाला वैल्यू आ गया आई नॉट का। सब कुछ सेम आ जाएगा, कोई भी सर्किट निकालना हो निकाल सकते हो। अब एल सर्किट की बात करते हैं, इंडक्टर सर्किट। इंडक्टर सर्किट में एक्सएल होगा और एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहीं पर देखो ये जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सएल बाई जीरो। तो बताओ प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट, तो प्लस इनफाइनाइट, तो फाई की वैल्यू प्लस 90 की माइनस 90, प्लस 90, तो यहाँ पर माइनस है और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो इक्वेशन आ गया करंट का, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस माइनस 90 आया, इसका मतलब करंट लैग किया, और प्लस 90 था पहले वाले में, इसका मतलब करंट लीड किया। तो जो तीनों सर्किट हमने पढ़े वो इसके बेसिस पे हो जाएगा, और आगे भी जो सर्किट पढ़ेंगे वो सब में इसी के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं कौन सा ट्रायंगल, लव ट्रायंगल। लिखो आर एल सर्किट, जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है और एक कॉइल है, इंडक्टर है, इसमें एसी सोर्स हमने अप्लाई कर दिए। तो बताओ इसके लिए वोल्टेज का इक्वेशन क्या लिखेंगे, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर, ये लिखेंगे। यहाँ पर एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, एक्स एल की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा एल, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि एक्स सी की वैल्यू क्या है इसमें जीरो। तो जो करंट मैक्सिमम है आई नॉट वो क्या हो जाएगा बताओ, वी नॉट बाय जेड, मतलब वी नॉट बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। अब करंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, फाइव की वैल्यू क्या होगी, फाइव मतलब टेन फाइव की वैल्यू क्या होगी बताओ, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, एक्स सी की वैल्यू क्या लेना है जीरो, ये क्या हो जाएगा एक्स एल बाय आर। तो फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, टेन इनवर्स एक्स एल बाय आर, एक्स एल बोले तो ओमेगा एल बाय आर। इतना का फेज डिफरेंस हुआ करंट और वोल्टेज में, जिसमें फाइव पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में, पॉजिटिव में। इसका मतलब करंट जो होगा यहाँ पर माइनस रहेगा और ये प्लस में है तो माइनस रहेगा, तो करंट लीड किया कि लैग किया, लैग किया। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि करंट लैग बाय टेन इनवर्स ओमेगा एल बाय आर विथ वोल्टेज, विथ वोल्टेज, वोल्टेज के साथ करंट लैग किया। अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे, मान लो ये वोल्टेज का डायग्राम है तो करंट का डायग्राम नीचे की तरफ, ये होगा करंट जो कि फेज फाइव एंगल से क्या किया लैग किया बराबर। अब इसका वेव डायग्राम बनाएंगे तो वेव डायग्राम कैसा हो जाएगा, देखो वेव डायग्राम, वोल्टेज का डायग्राम ऐसा बना दिए, करंट लैग किया मतलब नीचे से चालू होगा ऐसा कुछ, तो भी मान लो इधर से, अब एंगल एग्जैक्टली नहीं पता तो ऐसे ऐसे लेके चलेंगे, ऐसा। ये हो गया करंट का वेव डायग्राम बराबर, वो हो गया वोल्टेज, ये हुआ करंट।
इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। अब इसमें सोचो कि अगर DC हो जाए AC की जगह, क्या अप्लाई कर दूँ? DC, तो DC का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 0, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अगर ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में देखो, ओमेगा की वैल्यू 0 तो XL क्या हो जाएगा? बोलो ना, XL हो जाएगा 0, तो Z की जगह क्या हो जाएगा? R, मतलब Z की वो मैक्सिमम वैल्यू हुआ कि मिनिमम वैल्यू हुआ? मिनिमम वैल्यू हुआ, मिनिमम नहीं हुआ। या R² आ गया ओमेगा L का स्क्वायर, तो ओमेगा L कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, कम से कम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। तो फिर कम से कम जब ये होगा तो Z उस वक्त कम से कम हुआ कि Z ज़्यादा से ज़्यादा हुआ? कम से कम ना। तो DC करंट के लिए ओमेगा की वैल्यू 0, मतलब XL की वैल्यू 0, तो Z जो हो गया वो मिनिमम हो गया। और कितना हो गया वो मिनिमम? R के बराबर। जब Z मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, V0/R। ये मैक्सिमम करंट हो गया उस वक्त, बराबर। जब क्या DC करंट की बात करते हैं उस वक्त करंट की वैल्यू मैक्सिमम, बराबर, और Z की वैल्यू मिनिमम। तो Z का अगर ग्राफ बनाओ DC के, मतलब इसके लिए आप सोचो ओमेगा वर्सेस Z का ग्राफ बनाता हूँ, देखो ध्यान से। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी दोनों हो सकता है वर्सेस Z का ग्राफ। तो ओमेगा जब 0 था तब Z की वैल्यू कितनी थी? R, मतलब Z इक्वल टू तब क्या है? R। यहाँ से ग्राफ शुरुआत होगा और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाएंगे वैसे वैसे Z बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो ऐसा पैराबोला की तरफ ग्राफ, ठीक है। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे Z बढ़ते जाएगा, बराबर। ये समझा कि नहीं समझा बताओ? समझा? हाँ। इसी तरीके से करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाएंगे अगर, तो देखो सभी बंदो, करंट वर्सेस ओमेगा, ओमेगा या फ्रीक्वेंसी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब ओमेगा 0 है तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी? I0, मतलब V0/R। और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे Z की वैल्यू कम होगी, और जैसे जैसे Z की वैल्यू कम होगी ओमेगा के बढ़ते साथ Z की वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी? तो करंट की वैल्यू कम होगी, तो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ, बराबर। चलो बनाओ। ये हुआ RL सर्किट। इसी तरीके से RC सर्किट और LC सर्किट सोचना है। ये सब ग्राफ और अब ध्यान नहीं रहता है, डेरिवेशन करते आना चाहिए, और डेरिवेशन करते आने के लिए ये लव ट्रायंगल ध्यान रहना चाहिए। तो पूरा कंसंट्रेशन आप इस लव ट्रायंगल पे लगाइए। आज से आप लोग भी क्या बनाएंगे, देखो कैसे बोल रहे हैं। कम से कम 3-4 बार लव ट्रायंगल बना लेंगे ताकि रट जाए। चलो आज बस इतना ही, फिर कल कर लेंगे। आगे का डेरिवेशन आप खुद करके आएंगे क्या?